हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं आपको जूरिस्प्रूडेंस का पेपर ऑनर्स 4th में पढ़ा रही हूँ। आप यूनिट 1 में मैं आपको क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी। एक बार पहले मैं आपको सिलेबस बता दूँ तो फिर मैं आगे आपको स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले LLB ऑनर्स 4th सेमेस्टर में जूरिस्प्रूडेंस सेकेंड पार्ट शुरू होता है, जिसका सिलेबस है 3 लेक्चर्स हैं, 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी, नेचर एंड फंक्शन ऑफ ए स्टेट एंड रिलेशनशिप विद लॉ। दूसरा था सॉवरेनिटी के ऊपर, ऑस्टिन की सॉवरेनिटी। थर्ड था नेचर एंड काइंड्स ऑफ लॉ और लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये आपके सिलेबस में चीज़ें हो गई। जो क्वेश्चंस आपको फर्स्ट में डिस्कस किया गया था वो डिस्कस किया गया था कि डिफाइन स्टेट, व्हाट आर द वेरियस थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको डिस्कस किया गया था, आपको याद होगा कि मैंने जब स्टेट आपको पढ़ाया तो बताया कि स्टेट में 4 एलिमेंट्स होते हैं। पहला पॉपुलेशन, दूसरा टेरिटरी, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा सॉवरेनिटी। और मैंने यहाँ पे आपको सारी थ्योरीज़ भी पढ़ाई थी। जब आपको फर्स्ट लेक्चर लिया था आपको सारी थ्योरीज़ भी पढ़ा दी गई थी। थ्योरीज़ भी 5 थ्योरीज़ थी: डिवाइन थ्योरी, नेचुरल थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, हेरिडिटी थ्योरी। ये थ्योरी भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने पढ़ाई थी। सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया कि डिफाइन सॉवरेनिटी, डिस्कस द ऑस्टियन थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। तो संप्रभुता क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो ये मैंने ऑस्टिन की थ्योरी पढ़ाई थी और मैंने आपको पहले जॉन ऑस्टिन के बारे में बताया कि जॉन ऑस्टिन एनालिटिकल स्कूल के फादर भी रहे हैं और एनालिटिकल स्कूल उनसे रिलेटेड है और उन्होंने सॉवरेनिटी की डेफिनेशन दी थी। और कल मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी क्वेश्चन नंबर 2 में, और उनकी करेक्टरिस्टिक बताई कि सॉवरेन पावर कैसी हो सकती है, अनलिमिटेड हो सकती है, अनडिवाइडेड हो सकती है, सॉवरेन पावर कंपल्सरी होती है। और मैंने आपको पूरी डेफिनेशंस पढ़ाई और सारे जूरिस्टों के नाम भी डिस्कस किए थे जो इस डेफिनेशन से रिलेटेड थे। वो ब्राइस थे, हॉब्स थे, लॉक्स थे। मैंने ये आपको नाम भी डिस्कस किए थे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस द नेचर एंड काइंड्स ऑफ लॉ, कि विधि की प्रकृति और विधि के प्रकार बताइए। तो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शॉर्ट नोट में कि नेचर और काइंड्स ऑफ लॉ क्या होंगे। 2 क्वेश्चंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पहला स्टेट, दूसरा सॉवरेन, थर्ड काइंड्स और नेचर ऑफ लॉ। तो ये शॉर्ट नोट्स में ज़्यादातर आता है, लॉन्ग में भी कभी कभी आ जाता है। तो आप देखेंगे कि पहले इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। तो द आंसर सेल्फ कंटेन फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो लॉ में भी क्लासीफाइड इन वेरियस वेज, however the distinction between various kinds of law may not be very clear. Law may be broadly divided into 2 classes: municipal law and इंटरनेशनल लॉ। इसका मतलब कह रहा है कि लॉ को क्लासीफाइड बहुत अलग अलग तरीके से किया गया है, लेकिन यहाँ पर मेन जो 2 तरीके क्लास हैं, म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ। तो म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ का मीनिंग भी आपको पहले बता दें। म्युनिसिपल लॉ का मतलब क्या है? इट इज़ द लॉ अप्लाइड विद इन ए स्टेट। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 सब क्लॉसेज: पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ। तो म्युनिसिपल लॉ का मतलब क्या होता है? वो विधि जो राज्य में लागू की जाए, और ये भी 2 तरीके से होती है, पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ का मतलब क्या होता है? लोक विधि, और प्राइवेट लॉ का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत विधियाँ। तो पब्लिक लॉ में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इट डिटरमाइंस एंड रेगुलेट द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट एंड डिटरमाइंस द रिलेशन ऑफ द स्टेट विद इन इट्स सब्जेक्ट्स। Public law may be divided into 3 categories. They are as follows. तो पहले मैंने आपको बताया कि म्युनिसिपल लॉ स्टेट में होता है और म्युनिसिपल लॉ को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है, पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ। तो पब्लिक लॉ का मतलब मैंने भी बताया कि पब्लिक लॉ क्या होगा? स्टेट तय करेगा, स्टेट अपने सब्जेक्टों के लिए। और पब्लिक लॉ को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जो आपको तीनों कैटेगरी बता रहे हैं: ए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और सी क्रिमिनल लॉ। तो पब्लिक लॉ में 3 लॉज हैं: कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और क्रिमिनल लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या कहता है? बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज मीन दैट लॉ विच डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द स्टेट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज सुपीरियर टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशनल may be written or unwritten, but the modern tendency is to have written constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भाई क्या है? इसका मतलब क्या होता है? किसको डिस्क्राइब करता है? स्टेट को, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है, आपको बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी में नहीं है। नो वन कैन अबव द लॉ, कोई भी विधि से ऊपर नहीं है।
कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, मतलब लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है, लेकिन मॉडर्न समय में, आधुनिक समय में अधिकतर लिखित संविधान ही होते हैं। दूसरा वर्ड बताया आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में क्लियर कर दें कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का ही एक पार्ट है और ये एक अलग से नहीं बल्कि इसके पार्ट के रूप में लिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब क्या होता है? प्रशासनिक विधियाँ, मतलब प्रशासन को चलाने के लिए जो विधियाँ होती हैं वो प्रशासनिक विधियाँ कहलाती हैं। तो इसको भी देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद इन द स्ट्रक्चर, पावर एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द लिमिट ऑफ देयर पावर, द मेथड्स एंड प्रोसीजर्स followed by them in exercising their power and function, the method by which their power are controlled, including the legal remedies available to a person against them when his rights are infringed by their operation। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किससे डील करता है? एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है, उनकी पावर को बताता है, प्रोसीजर को बताता है, फंक्शन को बताता है और बताता है कि लीगल रेमेडीज़ कब मिलेंगी, जब किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा तो उसे लीगल रेमेडीज़ कैसे दी जाएंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताता है। अब सेकेंड चीज़ आए क्रिमिनल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ डिफाइंस ऑफेंस एंड प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट फॉर देम। इट इज़ नॉट ओनली प्रिवेंट क्राइम्स, it is not only prevent crimes but also punishes the offenders. Criminal law is necessary for the maintenance of order and peace within the state. In criminal cases, it is the state which initiate proceeding against the wrongdoer. The state is always a party in criminal cases. तो आपराधिक विधि क्या बता रहा है? आपराधिक विधि अपराध से संबंधित होती है और वो दंड के बारे में बताती है। ये केवल अपराध को रोकने का काम नहीं करती है बल्कि क्या करती है, उन व्यक्तियों को दंडित भी करती है जो विधियों का उल्लंघन करते हैं। क्रिमिनल लॉ आपराधिक विधि क्यों ज़रूरी है? समाज में सुख और शांति के लिए, राज्य में स्थापित करने के लिए आपराधिक विधि बहुत आवश्यक है। जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं वहाँ पर प्रोसीडिंग कब स्टार्ट की जाएंगी? जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करेगा या नियमों का उल्लंघन करेगा तो ये प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएंगी। और राज्य हमेशा क्रिमिनल केसेस में एक पक्षकार होता है। इसका मतलब आप देखते होंगे कि जैसे उदाहरण के लिए मैं बोल रही हूँ मिस्टर एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, तो यहाँ पर राज्य हमेशा क्या होता है? एक पार्टी के रूप में होता है क्रिमिनल केसेस में। तो अब आप पहले इतना समझ गए होंगे, फिर तब मैं आपको प्राइवेट लॉ डिस्कस करूँगी कि लॉज दो प्रकार के होते हैं, म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ। और म्युनिसिपल को फिर दो पार्ट्स में बांटा गया था, पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ। और पब्लिक लॉ को तीन पार्ट्स में बांटा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और क्रिमिनल लॉ, जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ। अब आया प्राइवेट लॉ। तो प्राइवेट लॉ रेगुलेट्स एंड गवर्न द रिलेशन ऑफ ए सिटीजन with one another. The parties are private individuals and the state decided the disputes among the people. Generally, it may be classified into following branches: the law of person, the law of property, the law of obligation, the conflict of law, contract, quasi-contract and tort. प्राइवेट लॉ का मतलब क्या होता है कि प्राइवेट लॉ कहाँ पे? प्राइवेट लॉ एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के संबंधों को परिभाषित करते हैं। यहाँ पर पार्टीज़ कौन सी होती हैं? इंडिविजुअल्स होती हैं और स्टेट डिसाइड करता है दोनों के बीच के डिस्प्यूट को। यहाँ पर जो उसके ब्रांचेज हैं, उदाहरण क्या कह सकते हैं? व्यक्तियों से संबंधित विधियाँ, संपत्ति से संबंधित विधियाँ, बाध्यता से संबंधित विधियाँ, संघर्ष से संबंधित विधियाँ, संविदा से संबंधित विधियाँ और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? संविदा कल्प और अपकृत विधि। तो संविदा कल्प आपको याद होगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आपको याद होगा सेक्शन 68 से 72 तक आपको कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाया गया था फर्स्ट सेमेस्टर में। वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, वो प्राइवेट लॉ के अंतर्गत आता है। और टॉर्ट, तो ये आपने प्राइवेट लॉ पढ़ा। अब इसके बाद बीच में मैंने एक डायग्राम आपको दिया है, वो डायग्राम आप देख रहे हैं। डायग्राम इसलिए दिया गया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो कि किस तरीके से इनको याद करना है, बहुत आपको आसानी हो जाएगी डायग्राम के थ्रू। तो आप देखेंगे डायग्राम को भी दो पार्ट्स में बांटा गया है, पहला म्युनिसिपल लॉ और दूसरा इंटरनेशनल लॉ और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। जहाँ पर म्युनिसिपल लॉ है उसको दो पार्ट्स में बांटा गया है, पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ। तो पब्लिक लॉ को भी तीन पार्ट्स में बांटा गया है, आप देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ,
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और क्रिमिनल लॉ, जो मैं एक एक शब्द आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। और प्राइवेट लॉ में क्या बताया मैंने अभी बताया आपको, लॉ ऑफ पर्सन, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ। और इंटरनेशनल लॉ में आप देखेंगे कोई भी नीचे कोई एरो नहीं बना है, वो केवल अकेला है। तो अब इधर देखें नीचे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ के बाद कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट, ये भी किसका हिस्सा है? प्राइवेट लॉ का हिस्सा है। अब आए इंटरनेशनल लॉ पे, तो इंटरनेशनल लॉ और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इट इज़ द बॉडी ऑफ रूल्स विच गवर्न द कंडक्ट एंड रिलेशन ऑफ द स्टेट विद ईच अदर। तो पब्लिक इंटरनेशनल क्या बताता है? एक राज्य के साथ दूसरे राज्य के संबंधों को बताता है, व्यवहार को बताता है। यही पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कहलाता है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य के संबंधों। तो जो आज आपने क्वेश्चन डिस्कस किया, एक छोटा सा क्वेश्चन है डिस्कस किया आपने कि डिस्कस द नेचर एंड काइंड्स ऑफ लॉ। तो उसको आप फिंगर टिप्स पे याद कर लेंगे कि म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ। और म्युनिसिपल को अगेन दो पार्ट्स में, पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ। और पब्लिक को भी तीन पार्ट्स में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और क्रिमिनल लॉ। और उसके बाद जो आपने पढ़ा प्राइवेट लॉ, प्राइवेट लॉ में क्या क्या चीज़ें याद रखेंगे? लॉ ऑफ पर्सन, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट। और उसके बाद आप क्या याद रखेंगे? इंटरनेशनल लॉ और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। तो ये सारे चीज़ें आप याद रखेंगे। क्वेश्चंस डायरेक्ट भी पूछ सकता है, इनडायरेक्ट भी आ सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होते हैं? डायरेक्टली पूछा नेचर एंड काइंड्स ऑफ लॉ, आप लिख देंगे पूरा। आपसे कोई एक पार्ट पूछ रहा है कि प्राइवेट लॉ क्या होता है, तो आप पूरा डायग्राम बनाइए और जिस शब्द को पूछ रहा है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। उसी तरीके से पूछ रहा है पब्लिक लॉ क्या होता है, तो पब्लिक लॉ से पहले आप बताइए कि म्युनिसिपल लॉ, इंटरनेशनल लॉ। और म्युनिसिपल लॉ को दो पार्ट्स में बताइए, पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ। तब आप पब्लिक लॉ को डिफ़ाइन करिए। तो जो वो पूछ रहा है वो डायग्राम के थ्रू पहले सारी चीज़ें बता दीजिए, फिर जो क्वेश्चन वो पूछे आपसे आप उसको डिस्कस कर देंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि एक चीज़ को, जैसे मान लीजिए शॉर्ट नोट पूछता है कि प्राइवेट लॉ क्या होता है, तो आप जब प्राइवेट लॉ उसने पूछा तो आप डायरेक्ट प्राइवेट लॉ के बारे में नहीं लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या बताएंगे कि लॉ को दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ। फिर म्युनिसिपल लॉ को भी दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ। और फिर तब आप प्राइवेट लॉ के बारे में लिखेंगे और बता देंगे पब्लिक लॉ में जो तीन पार्ट्स हैं उनके नाम लिख देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और क्रिमिनल लॉ। और प्राइवेट लॉ का क्या करेंगे, जो पूरा जो आंसर दिया हुआ है प्राइवेट लॉ में क्या आंसर दिया है बता दें। जैसे कि प्राइवेट लॉ रेगुलेट and govern the relationship of citizens with one another. The parties are private individual and the state decided the dispute among the people. Generally, it may be classified into following branches: the law of person, the law of property, the law of obligation, the conflict of law, contract, quasi contract and टॉट। आप ये लिख देंगे और उसके बाद उसके आपने एग्जाम्पल्स हैं वो आपने लिखे दिए हैं, डायग्राम आप बना देंगे, शॉर्ट नोट पूरा हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन वो आपसे लॉन्ग में पूछे तो जितना डिटेल इसमें लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा डिटेल आपको लिखना होगा। तो ये यूनिट 1 का थर्ड क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया गया है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लर्न कर लेंगे, अलग अलग पार्ट्स के लिए भी और इकट्ठे के लिए भी। तो ये क्वेश्चन आपको लर्न हो जाएगा और इसी पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपसे बात होती है, सेकंड यूनिट का क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू।